ये फिल्म समुद्र के शानदार दृश्य के साथ खुलती है, एक विशाल और रहस्यमय राज्य जो कभी एक छिपी हुई सभ्यता मुरफोक को शरण देता था। हम फिर एक बड़े जहाज को लहरों के माध्यम से मंडराते हुए देखते हैं, जो खजाने के शिकारियों के एक दल को ले जाते हैं जो अतीत के अवशेषों के लिए गहराई को परिमार्जन करते हैं। वे इन कलाकृतियों को संग्राहकों और संग्रहालयों को बेचकर धन कमाने की उम्मीद करते हैं। जहाज पर चालक दल के बीच एरिक नाम का एक युवा राजकुमार था, जो दुर्लभ और विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक रखता था। अपनी जिज्ञासा को शांत करने और नए क्षितिज तलाशने के लिए वह अक्सर इन अभियानों में शामिल होते थे। हालांकि यह मून फेस्टिवल की रात थी, जलपरियों के लिए एक पवित्र अवसर जो जश्न मनाने के लिए पानी से बाहर निकलेगी। कई खजाने के शिकारी इन मायावी जीवों को पकड़ने और उन्हें बेचने के लिए भी उत्सुक थे, लेकिन एरिक दयालु और नेक राजकुमार था जिसने जीवन के सभी रूपों का सम्मान किया। उन्होंने इस योजना का कड़ा विरोध किया और उन्हें जलपरियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश की। उनके साथ ग्रिम्सबी भी थे, जिन्होंने उनकी मां की सलाहकार और उनकी निजी रखवाली के रूप में काम किया। ग्रिम्सबी ने एरिक को अपना शौक छोड़ने और अधिक लाभदायक उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। वो कहता है, राजकुमार, तुम नहीं समझते, अन्य जहाज समुद्र से बेशकीमती चीजें ले जा रहे हैं। हम इन तुच्छ बातों पर अपना समय क्यों बर्बाद करें? लेकिन एरिक को ऐसे लालची कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो समुद्र के चमत्कारों की प्रशंसा करना पसंद करता था। इस बीच हमें पानी के नीचे की दुनिया से परिचित कराया जाता है, एक चमकदार और सुंदर राज्य जो हमारी कल्पना से परे है। एक राजा रहता था जो समुद्र पर शासन करता था और एक देवता के रूप में पूजनीय था। उनकी 7 बेटियां थीं जो सभी जलपरियां थीं। वह अपनी 6 सबसे बड़ी बेटियों को अपनी उपस्थिति में बुलाता है, लेकिन नोटिस करता है कि उसकी सबसे छोटी बेटी गायब है। वह एरियल है, उन सभी में सबसे साहसी और विद्रोही। राजा सेबस्टियन केकड़े को बुलाता है जो उसका वफादार नौकर है। वह उसे एरियल को खोजने और उसे वापस लाने का आदेश देता है। सेबस्टियन निम्न श्रेणी की ओर जाता है जो मानव कलाकृतियों से मोहित है। वह उन्हें खोजने के लिए अक्सर अपने घर से बहुत दूर निकल जाती थी। एरियल का एक मित्र था जो एक छोटी मछली थी। वह हमेशा उसकी यात्राओं में उसके साथ जाता था। एरियल को डूबे हुए जहाज़ों का पता लगाना अच्छा लगता था जो समुद्र के आटे को बिखेरते थे। वह कुछ भी इकट्ठा करती थी जो उसकी आंख को पकड़ लेती थी और उसे अपने गुप्त कुटी में रख देती थी। वह एक मलबे वाले जहाज को देखती है जो उसके रहने के स्थान से बहुत दूर है। छोटी मछली की चेतावनी के बावजूद वह वहां जाने का फैसला करती है। वह उसे बताता है कि यह एक खतरनाक जगह है जहां बड़ी शार्क दुबक जाती है, लेकिन एरियल उसकी उपेक्षा करता है और जहाज पर तैरता है। वहां उसे मानव वस्तुओं का खजाना मिलता है। तब एक विशाल शार्क टेक्सारियल में दिखाई देती है। वह उससे बचने और उसे जाल में फंसाने का प्रबंधन करती है। वह अपनी एक खोज के साथ भाग जाती है। ओआरसी से वह इसे अपने पक्षी मित्र के पास ले जाती है, जो मानव संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करती है। वह उससे पूछती है कि कांटा किस लिए है। वह नहीं जानता, लेकिन वह दिखावा करता है कि यह बालों का संयोजन है। एरियल उस पर विश्वास करती है और कांटे से उसके बालों को स्टाइल करने की कोशिश करती है। फिर सेबस्टियन आता है, जो हर जगह उसकी तलाश कर रहा है। वह उसे खबर लाता है कि राजा उससे मिलना चाहता है। वह कहते हैं कि यह चंद्र उत्सव की रात है, मेरफोक के लिए एक विशेष अवसर। एरियल शाही सभा में अपने पिता और बहनों के साथ शामिल होने के लिए दौड़ती है। इस बीच ओडाक और उदास गुफा में हम उर्सुला नाम की समुद्री चुड़ैल से मिलते हैं। वह एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगरनी है जिसके ऑक्टोपस की तरह लंबे तंबू हैं। वह एरियल को रुचि और ईर्ष्या के साथ देख रही है। वह उसे अपनी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। कैसे एरियल अपने पिता के महल में पहुंचती है, जहां वह उससे नाराज है। राजा उससे पूछता है कि वह कहां रही है। एरियल स्वीकार करती है कि वह मानवीय चीजों की खोज कर रही थी। इससे राजा और भी अधिक क्रोधित होता है। वह उससे पूछता है कि उसे इंसानों से इतना लगाव क्यों है। उनका कहना है कि वे खतरनाक और क्रूर हैं। वह बताता है कि एरियल की मां को इंसानों ने मार डाला था, इसलिए वह उनसे बहुत नफरत करता है। वह एरियल को फिर से कभी भी मानव वस्तुओं के पास जाने से मना करता है। एरियल विरोध करता है कि वह गलत है। वह कहती है कि मानव संसार सुंदर और आकर्षक है। वह कहती है कि इंसान अच्छे और नेक होते हैं। वह हताशा में चली जाती है। राजा जानता है कि एरियल जिद्दी और विद्रोही है। वह उस पर नजर रखने के लिए सेबस्टियन को उसके पीछे भेजता है। वह आवेश में आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसने बहुत सी मानवीय वस्तुएं जमा कर रखी हैं। उसने उन्हें कुछ जहाजों या तैरते मलबे से एकत्र किया है। उसके पास किताबें, सिक्के और कई अन्य चीजें हैं। वह हमेशा इंसानों की दुनिया में जाने और सड़कों पर चलने का सपना देखती थी। वह पानी के ऊपर से तेज आवाजें सुनती है। वह सतह तक तैरती है और एक विशाल जहाज देखती है। बोर्ड पर लोग हैं जो आतिशबाजी कर रहे हैं। यह जहाज प्रिंस एरिक और उनके दोस्तों का है। वे उनका जन्मदिन मना रहे हैं। एरियल इन जगहों से चकित है। वह सोचती है कि इंसानों के पास कितनी खूबसूरत चीजें हैं।
एरिक एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने दोस्तों के साथ आनंद ले रहा था। उन्होंने दम्भी राजकुमार की तरह व्यवहार नहीं किया। ग्रिम्सबी, जो हमेशा उसके साथ था, उसे डांटता है। वह कहता है, देखो, तुम राजकुमार हो, आपको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन एरिक को इन बातों की कोई परवाह नहीं है। वह मजाक करना चाहता है। एरियल उसे सुनता है और उसके रवैये को पसंद करता है। वह सोचती है कि वह एक दयालु और विनम्र व्यक्ति है। फिर एरिक और उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि मौसम बदल गया है। बारिश होने लगती है और समुद्र तूफानी हो जाता है। बड़ी लहरें हैं जो उनके जहाज को डूबने का खतरा है। वे जहाज को छोड़ने और छोटी नावों में बैठने का फैसला करते हैं। वे उफनते पानी से अपनी जान बचाना चाहते हैं। उनके जहाज में आग लग जाती है और उसमें विस्फोट हो जाता है। एरिक को छोड़कर हर कोई जहाज से भाग जाता है। वह देखता है कि उसका कुत्ता अभी भी बोर्ड पर है। वह अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक विशाल लहर जहाज से टकराती है और उसे आधे में विभाजित कर देती है। एरिक समुद्र में गिर जाता है और होश खो देता है। एरियल ये सब डरावनी दृष्टि से देखता है। वह एरिक को पानी की गहराई में डूबते हुए देखती है। एरियल ने उसे डूबने से बचाया। वह उसे सतह पर लाती है और उसे देखती है। ये पहली बार है जब उसने सभी इंसानों को कपड़े पहने हुए देखा है। वह उसके चेहरे को छूती है और उसके दिल की धड़कन महसूस करती है। वह उसे किनारे पर ले जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। उसके पशु मित्र डरावनी हैं। वे सभी राजा से ये सब गुप्त रखने पर सहमत हुए। वे जानते हैं कि अगर उसे पता चलेगा कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है तो वह नाराज हो जाएगा। एरियल एरिक को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है। वह अपनी खूबसूरत आवाज के साथ उसे गाती भी है। लेकिन तभी महल से कुछ पहरेदार आते हैं। वे एरिक की तलाश कर रहे हैं। जब एरिक अपनी आंखें खोलता है तो वह उन्हें देखता है और वे उसे ले जाते हैं। वह एरियल को नहीं देखता, लेकिन वह उसकी आवाज़ सुनता है। वह जानता है कि उस रात एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। एरियल पहरेदारों से छिप जाता है और उन्हें जाते हुए देखता है। एरिक से मिलने के बाद अब हम एरियल को देखते हैं। वह इंसानों की दुनिया में जाना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। वह हर दिन उसका इंतजार करती है, इस उम्मीद में कि वह उसे ढूंढने के लिए वापस आएगा। दूसरी ओर एरिक अपनी परीक्षा से उबर रहा है। वह अपनी माँ सेलेना के पास लौट आता है, जो रानी है। वह पूछता है कि क्या उसे वह लड़की मिली जिसने उस रात उसकी जान बचाई थी। सेलेना कहती है नहीं, वह अभी तक नहीं मिली है, लेकिन वह उसे आश्वासन देती है कि वे उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। वह उसे आराम करने और ठीक होने के लिए कहती है। एरिक कहते हैं नहीं, वो तो ठीक है, वह केवल उस लड़की को ढूंढना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई। उसे पूरा शक है कि वह जलपरी पर हो सकती है। वह रोज समुद्र के किनारे जाता है और उसकी तलाश करता है। वह एक जहाज पर भी जाता है और एक और दुर्घटना भड़काने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर उसने फिर से अपनी जान जोखिम में डाली तो जलपरी उसे बचाने आएगी। एरियल का भी पानी में दिल टूट गया है। वह अपनी बहनों की उपेक्षा करती है जो उसे खुश करने की कोशिश कर रही हैं। वे उसके लिए एरिक के जहाज से कुछ चीजें लाए हैं। एरियल उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। उसके पिता भी उसे लेकर चिंतित हैं। उसे होश आता है कि उसे एक इंसान से प्यार हो गया है। वह सेबस्टियन से पूछता है कि क्या चल रहा है। सेबस्टियन अनिच्छा से उसे सच बताता है। उनका कहना है कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई और उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। इससे राजा नाराज है। समुद्र पर उसकी बहुत शक्ति है। वह उन सभी मानवीय वस्तुओं को नष्ट कर देता है जिन्हें एरियल ने अपनी कुटी में एकत्र किया था। एरियल ने उसे रोकने के लिए विनती की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि इंसान बुरे होते हैं और उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। एरियल इससे तबाह हो गया है। तभी उर्सुला उसके सामने आती है। वह अपनी चाची होने का नाटक करती है और उसके साथ सहानुभूति रखती है। वह कहती है कि वह जानती है कि उसे क्या चाहिए और वह उसकी मदद कर सकती है। वह उसे अपने साथ अपनी गुफा में आने के लिए आमंत्रित करती है। एरियल एक समाधान खोजने की उम्मीद में उसका पीछा करता है। उर्सुला उसे बताती है कि वह खुद को एक इंसान में बदल सकती है और जमीन पर चलने के लिए अपने पैर दे सकती है। वह कहती है कि उसे 3 दिनों के भीतर वापस जाना होगा और इंसान को उससे प्यार करना होगा। लेकिन आकाश है, इस मंत्र के भुगतान के रूप में उसे अपनी आवाज छोड़नी होगी। उर्सुला का कहना है कि अगर वह मानव के प्यार को जीतने में विफल रहती है तो उसे उसके दास के रूप में हमेशा उसके साथ रहना होगा। एरियल उर्सुला की शर्तों से भयभीत है। वह हिचकिचाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है। उर्सुला ने उसे ताना मारा और कहा, ठीक है, आगे बढ़ो, मेरी बात मत सुनो और जीवन भर अपने पिता के साथ रहो। वह आपको फिर कभी किसी इंसान को देखने नहीं देगा। एरियल फटा हुआ और विवादित महसूस करता है। वह जोखिम लेने का फैसला करती है और सौदे के लिए राजी हो जाती है। उर्सुला ने उस पर जादू कर दिया। वह अपनी आवाज लेती है और उसे एक पेंडेंट में बंद कर देती है। वह इसे अपने गले में डालती है। जब वह एरियल को जलपरी से मानव में बदलती है, एरियल, जो अब मानव है, पानी में सांस लेने के लिए संघर्ष करती है।
वो समुद्र के किनारे तक तैरती है। एक मछुआरा जो आपके द्विसमुद्र जैरिल को अपने जाल में फंसा रहा था, वहां एक लड़की को पाकर वह हैरान रह गया। वो उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास ले जाऊंगा। वो आपकी अच्छे से देखभाल करेगी। एरियल उसके पैर देखकर बहुत खुश है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि वह अब एक इंसान है। मछुआरा उसे सेलेना के पास ले जाता है, जो एरिक की माँ है। वो एरियल का स्वागत करती है और उसके साथ प्यार से पेश आती है। वो उसे नहलाती है और कुछ कपड़े देती है। वो उसे मानव दुनिया से परिचित कराती है। एरियल जो कुछ भी देखती है उससे खुश होती है। वह गाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे याद रहता है कि उसकी आवाज़ नहीं है। उसने उर्सुला के साथ इसका व्यापार किया। जब एरिक उससे मिलने आता है तो वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वह उसे उस लड़की के रूप में नहीं पहचानता जिसने उसकी जान बचाई। वह सोचता है कि वह जहाज की तबाही का एक और उत्तरजीवी है। वह कहता है कि उसे खुशी है कि वह सुरक्षित है और वह जब तक चाहे उसके महल में रह सकती है। तो एरियल उसे सच नहीं बता सकता। वह केवल उसे अपनी आंखों में प्यार से देख सकती है। जब एरिक निकलता है, सेबस्टियन उसके पास आता है और उसे समय सीमा की याद दिलाता है। वह उससे कहता है कि उसे 3 दिनों के भीतर एरिक से प्यार करना होगा, वरना वह हमेशा के लिए उर्सुला का हो जाएगा। वह महल के चारों ओर घूमती है और एक कमरे में प्रवेश करती है जहां एरिक ने प्राचीन वस्तुओं का अपना संग्रह प्रदर्शित किया है जिसे वह समुद्र से लाया है। एरिक भी वहां आता है और उसे और चीजें दिखाने की पेशकश करता है। वह उसे विभिन्न देशों के मानचित्र दिखाता है और उनके बारे में बताता है। वे एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इस बीच ग्रिम्स बन जाता है और उन्हें एक साथ खुश देखता है। वह एरिक से पूछता है कि क्या उन्हें अभी भी उस लड़की की तलाश करनी चाहिए जिसने उसकी जान बचाई। एरिक हाँ कहता है, वह उसे नहीं भूला है। वह कहता है कि वह उसे खुद ढूंढना चाहता है। वह हिलेंडा राइड का ख्याल रखने के लिए उसकी गाड़ी मांगता है। वह उसे अपने साथ ले जाता है और वे समुद्र के किनारे चले जाते हैं। योल को घोड़ों की सवारी करने और अपने बालों में हवा महसूस करने में मजा आता है। वे एक ऐसे गांव में जाते हैं जहां योल को बहुत सी नई चीजें दिखाई देती हैं। वह एरिक और कुछ बच्चों के साथ नृत्य करती है। रात में एरिक इलांडा नाव की देखभाल करता है और उसे चंद्रमा उत्सव दिखाने की योजना बनाता है। वे बोट पर खूब मस्ती करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी उर्सुला उसके जादू में दखल देती है और तूफान खड़ा कर देती है। उन्हें नाव से फेंक दिया जाता है, लेकिन वे जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं। उर्सुला सोचती है कि वे इतने प्यार में कैसे हो सकते हैं। वह मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। समुद्र में एरियल के पिता अपनी दूसरी बेटियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ है, लेकिन वे कुछ नहीं जानते। वे उसके बारे में चिंतित हैं और मानव दुनिया में उसकी तलाश करने जाते हैं। एरियल और एरिक महल लौटते हैं। ग्रिम का बीसी उसे बहुत खुश करता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वह लड़की मिल गई है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, जो आपको जीवन भर खुश रख सके। मुझे लगता है कि हमें दूसरी लड़की की तलाश बंद कर देनी चाहिए। लेकिन एरिक अभी भी अपने दिल में संतुष्ट नहीं है। वह अभी भी उस लड़की से मिलना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई और उसकी आवाज़ फिर से सुनना चाहता है। वह समुद्र के किनारे जाता है और उसकी प्रतीक्षा करता है। फिर वेनेसा नाम की सभी लड़की कोहरे से निकलती है। वह एरिक के लिए गाती है और वह सोचता है कि वह वही है जिसने उसकी जान बचाई। वह उसे महल में लाता है। एरियल के पशु मित्र उसे जगाते हैं और उसे बताते हैं कि आज उसे बहुत काम करना है। वे कहते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे एरिक को बताना होगा कि वह उससे प्यार करती है। एरियल जल्दी से तैयार हो जाता है और एरिक को खोजने जाता है, लेकिन वह वेनेसा के साथ है। वह सेलेना से कहता है कि यही वह लड़की है जिसने उसकी जान बचाई और वह उससे प्यार करता है। एरियल को दिल टूटा हुआ लगता है और वह महल से भाग जाती है। उस रात उसकी पक्षी सहेली वेनेसा के गाने की आवाज़ सुनती है। वह इसे एरियल की आवाज़ के रूप में पहचानता है। वह देखता है कि वेनेसा ने जो पेंडेंट पहना हुआ है वह उसी से आ रहा है। उसे पता चलता है कि वेनेसा वास्तव में भेस में उर्सुला है। चिड़िया एरियल और अन्य दोस्तों को बताती है कि उसने क्या खोजा है। उनका कहना है कि उन्हें उर्सुला को रोकना होगा और एरियल की आवाज़ वापस लेनी होगी। एरियल महल में वापस जाने और उर्सुला का सामना करने का फैसला करता है। वहाँ महल में एरिक और वेनेसा शादी करने वाले हैं। सेलेना उससे पूछती है कि क्या वह वास्तव में वेनेसा से प्यार करता है। वह कहती है कि कल तक वह एरियल के साथ काफ़ी खुश थे। एरिक का कहना है कि वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। वह भ्रमित और विवादित महसूस करता है। फिर एरियल के दोस्त आते हैं और वेनेसा पर हमला करते हैं। एरियल उसकी गर्दन से लटकन छीनने और उसे तोड़ने का प्रबंधन करता है। उसकी आवाज़ उसके पास लौट आती है और वह एरिक से कहती है कि वह लड़की है जिसने उसकी जान बचाई। उर्सुला अपना असली रूप प्रकट करती है और अपने जाल से सभी पर हमला करती है। वह एरियल को वापस समुद्र में ले जाती है और उसे वापस जलपरी में बदल देती है। एरियल के पिता घटनास्थल पर आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है।
वह अपनी बेटी को जाने देने के लिए उर्सुला से विनती करता है। एरियल के पिता उसकी जगह लेने और उसकी स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन और अपनी शक्ति देने की पेशकश करते हैं। उर्सुला उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और राजा को धूल में बदलने के लिए अपनी जादुई ईल का उपयोग करती है। वह अपना जादुई त्रिशूल भी लेती है, जो समुद्र पर उसकी शक्ति का स्रोत है। वह पूरे समुद्र की रानी बनना चाहती थी और वह सफल हो गई। वह एरियल को त्रिशूल से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक उसे बचाने के लिए समुद्र में आ जाता है। वह उर्सुला से लड़ता है, लेकिन वह उसके लिए बहुत मजबूत है। वह अपने जादू का इस्तेमाल खुद को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और राक्षसी बनाने के लिए करती है। एरिक प्रिय जीवन के लिए औशी प्राग पर लटका हुआ है। एरियल उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उर्सुला के जाल के कारण वह उसके करीब नहीं पहुंच पाती है। एरियल जहाज की तबाही पर औशा बिंदु देखता है और उसे एक विचार मिलता है। वह उस पर चढ़ जाता है और उसे उर्सुला के हृदय की ओर ले जाता है। वह उसके साथ वार करता है और उसे तुरंत मार देता है। उर्सुला की मृत्यु के बाद एरियल के पिता जीवन में वापस आ गए। वह उसकी लाश से अपना त्रिशूल भी वापस ले लेता है, लेकिन उसे अब अपनी शक्ति की परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की चिंता है। एरिक भी किनारे पर तैरता है और सेलेना से कहता है कि उसे एरियल को अपने साथ लाने के लिए वापस समुद्र में जाना होगा, लेकिन सेलेना उसे बताती है कि यह असंभव है। वह कहती है कि वह सब इंसान है और वह सब जलपरी है। वह कहती है कि वह अपनी दुनिया में वापस चली गई है और उसे जाने देना होगा। एरियल के पिता सेबस्टियन से पूछते हैं कि क्या उसने सब कुछ ठीक किया। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो उनकी बेटी इतनी उदास क्यों है। वह एरियल को फिर से मानव में बदलने के लिए अपने त्रिशूल का उपयोग करता है और उसे एरिक की बाहों में वापस भेजता है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और करुणापूर्वक अंततः उन्होंने अपने बीच की सभी बाधाओं को पार कर लिया है और वे मनुष्य के रूप में हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं। वे महल में शादी कर लेते हैं और खोजकर्ता और साहसी के रूप में एक साथ दुनिया की यात्रा करने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले एरियल ने अपने पिता और बहनों को विदाई दी, जो उसे समुद्र से विदा करने आए थे। एरियल ने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे बताया कि वह भी उससे प्यार करती है। उसके बाद वे दुनिया को देखने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं।